नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज देश की बड़ी खबरों पर यहां माइक ऑन करने जा रही हूं। जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूं असली टीएमसी कौन है। ममता बनर्जी की पार्टी का एक धड़ा अब सीधे सीधे कह रहे हैं असली टीएमसी हम हैं। ममता बनर्जी हमारी नेत्री हैं, लेकिन असली टीएमसी के ऊपर दावा ठोक दिया है। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि ममता बनर्जी अब टीएमसी से ही आउट हो गई? इसी के साथ आपको दिखाऊंगी खान सर का दुश्मन कौन। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस फोर्स आ गई, छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन आखिर खान सर का दुश्मन कौन है, खुद खान सर बता रहे हैं। जरा वो भी आपको सुनाऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी ये हादसा नहीं, हत्या है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, एक होटल के अंदर 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आखिर किसकी वजह से यह हादसा नहीं, हत्या हुई है? आज इस पर सवाल उठाएंगे। और इसी के साथ आज बात करेंगे अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन की। यूपी के अलग अलग शहरों में योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर चल रहा है। क्या यह बुलडोजर के जरिए योगी आदित्यनाथ का संदेश है 2027 में सरकार कैसे बनेगी, बुलडोजर के रास्ते बनेगी? आज वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। ये बुलडोजर एक्शन जो कि असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद से शुरू हुआ और देश भर में अलग अलग शहरों में हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात होगी। टीएमसी टूट गई है और क्या ममता बनर्जी ही अब टीएमसी से बाहर हो गई? अभिषेक बैनर्जी उस दिन चोरों के जैसे पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी। ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। टीएमसी में टूट की खबरों पर तब मोहर लगी जब एक एक कर टीएमसी के बागी विधायकों की गाड़ियां विधानसभा पहुंचनी शुरू हो गई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टीएमसी के विधायक एक एक करके विधानसभा पहुंच रहे थे। गाड़ियों का ये काफिला इसलिए पहुंच रहा था क्योंकि ये धावा बोल चुके थे। ठीक उसी तरह जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने धावा बोला था कि हम असली शिवसेना हैं, ममता बनर्जी के विधायक जाकर कह रहे थे विधानसभा में कि हम असली टीएमसी हैं। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर ऋतव्रत का नाम प्रस्तावित किया गया। ये वो तस्वीर सामने आई, इसे पूरा दिखाइए। ये तस्वीर सामने आई और इसी के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र स्पीकर को सौंपा गया। और ये तस्वीर सामने आने के बाद ये बिल्कुल आधिकारिक रूप से सामने आ गया कि ममता बनर्जी की पार्टी में विधायकों ने सीधे सीधे विद्रोह कर दिया है और ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में सबसे बड़ी फूट हो गई। बागी 58 विधायकों ने अलग होकर गुट बना लिया। ऋतव्रत बैनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। जावेद खान, सियूली साहा और संदीपन साहा को उपनेता चुना गया और अखरुजमा को चीफ व्हिप बनाया गया। अब विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर समर्थन पत्र सौंपा गया है। स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को मंजूरी दी। ऋतव्रत को विपक्ष के नेता का दर्जा मिला। विधानसभा में ऋतव्रत को कमरा भी अलॉट कर दिया गया जिसको लेकर रसाकसी चल रही थी। अब ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा मैं विपक्ष का नेता हूं, धावा बोल दिया, मैं विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभाऊंगा। बागी गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। ऋतव्रत को टीएमसी ने दो दिन पहले पार्टी से निष्कासित किया था। अब बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक जीत कर आए थे। अब 58 विधायकों ने ममता बनर्जी से बगावत कर दी है। ममता के पास अब सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। हालांकि गुट ने ममता को ही अपना नेता माना। उन्होंने कहा कि वो हमारी नेत्री हैं, मार्गदर्शन करती रहे, हमारी एडवाइजर बनी रहे। अब फैसलों के खिलाफ ये बागी गुट सोमवार को अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी बोला था। अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को एक पत्र भेजा था। शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का यह प्रस्ताव था। अब उसी में जो हस्ताक्षर किए गए, उन हस्ताक्षरों को लेकर विवाद शुरू हुआ।
बागी गुट ने कहा इसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं है, जो हस्ताक्षर है वो जाली है और इसी को लेकर जांच बिठाई गई। इसके बाद इन दो विधायकों को पार्टी से निकाला। आज उन दो ने 58 को एक साथ लाकर कह दिया हम असली टीएमसी हैं। असली टीएमसी में अब ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में काम होगा। अब बागी विधायक पार्टी टूटने की वजह अभिषेक बनर्जी को बता रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त टीएमसी में ये दो नेताओं को लेकर पूरी कहानी है। आप एक तरफ ऋतव्रत बनर्जी को देख रहे हैं जो बेहद आक्रामक अंदाज में साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी हमारी है, और दूसरी तरफ आप अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं जिन्हें लेकर विधायकों को दिक्कत है। जो बागी विधायक हैं वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी काम नहीं करने दे रहे हैं, उनसे ऐतराज है, उनके वर्किंग स्टाइल से ऐतराज है। अभिषेक बनर्जी के कॉर्पोरेट और तानाशाह रवैये के ये सारे खिलाफ हैं। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी का ये बयान एक बेहद सोची समझी कानूनी और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। खुद को ममता समर्थक और अभिषेक विरोधी बताकर वो टीएमसी के उन बचे हुए विधायकों को भी अपने पाले में खींचना चाहते हैं जो अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से नाराज है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधे सीधे कहानी बयां कर रही है। आपको सुनवाती हूं कि आज ऋतव्रत बनर्जी जब सीधे दावा ठोक रहे थे तो कैसे अपनी बात रख रहे थे। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज़ अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइज़र के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। अब एक तरफ पार्टी टूट रही थी, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पहुंच गए थे जहां कई घंटों तक बैठक चलती रही। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पहुंचे, उनके घर में जाने की ये तस्वीरें सामने आई। अब ये एक बड़ा मंथन है क्योंकि पार्टी को अगर एकजुट रखना है, इस पार्टी को बचाना है, और अगर ममता बनर्जी इस पार्टी का नेतृत्व करना चाहती हैं तो इस बैठक में उसी को लेकर चर्चा। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर पहुंचे और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर ईडी की टीम पहुंच गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी की टीम पहुंची। अब पिछले कई दिनों से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, कभी सीआईडी की टीम, सीबीआई की टीम, अब ईडी की टीम पहुंची है अभिषेक बनर्जी के घर पर। लेकिन अभिषेक बनर्जी घर पर मौजूद नहीं थे। 15 जून की पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया है। टीएमसी के नेता दिलीप घोष बता रहे हैं जैसा इतना पुराना पार्टी हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज। इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बता रहे हैं कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से पोस्ट आया जिसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि सारी समितियों को वो भंग कर रही है। अब ये सोचिए, ये अंदर की पूरी दरार दिखा रहा है। अंदर पार्टी में कैसे खलबली मची हुई है, क्योंकि इन समितियों और इन संगठनों के ऊपर अब ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी का कोई जोर नहीं बचा है। विपक्षी पार्टियां टीएमसी में टूट के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रहे। ये सीधे डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको खिलाफ एक ना एक भ्रष्टाचार के आरोप है।
और ये सब बचने के लिए, क्योंकि पहले तो बीजेपी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई थी, अभी तो सीआईडी भी आ गए, बंगाल के पुलिस भी आ गए, तो ये डर के मारे बचना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ तृणमूल से जोड़ के मत देखिए, बंगाल से नहीं। देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नई तृणमूल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी आरएसएस का एक पुराना आइडिया था, चाइना के मॉडल पे वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं ना, तो वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी, उसी तरह की कोशिश हो रही है कई अलग अलग राज्यों में, अब फिलहाल बंगाल में। तो इसे मैं सिर्फ तृणमूल का संकट नहीं मानता, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। जो महाराष्ट्र में हुआ, कोई तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, कि उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है। अब एक तरफ बंगाल में सियासी पारा हाई है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु ने भी आज अपने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की है। ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि टीएमसी में एक टूट है, बहुत से नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, इसे लेकर बीजेपी के अलग अलग नेता बयान भी देते रहे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन वहां टीएमसी में जो खलबली मची है उसके बारे में आपको बता दें। अब टीएमसी में टूट की 3 संभावनाएं, इनको पहले समझिए। पहली संभावना, 2/3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं, 54 एमएलए बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लें, विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी 2/3 अगर होगा तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बीजेपी ने विधायकों की एंट्री पर इनकार कर दिया, ये भी आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि हम टीएमसी के नेताओं को क्यों लेंगे। दूसरी संभावना क्या है, पूरी पार्टी ही 2 गुटों में बढ़ जाए, बागी गुट असली टीएमसी होने का दावा करे और 54 विधायकों का समर्थन उसके लिए जरूरी होगा। बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला करेगा, इसके लिए 2/3 सांसद भी जरूरी होंगे। सांसद 28 में से 19 सांसदों की सहमति चाहिए होगी। अगर बागी गुट सांसदों को अपनी तरफ नहीं कर पाता तो विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं मिल सकता है। शिवसेना और एनसीपी का उदाहरण आपके सामने है। चुनाव आयोग ने केवल विधायक नहीं देखे थे, उन्होंने सांसद, संगठन और पदाधिकारी भी देखे थे और उसी के बाद फैसला दिया था। इसीलिए अब यहां सिर्फ विधायकों की बात नहीं होगी, सांसदों की भी होगी। तीसरा विकल्प क्या होगा, नया गुट अलग होकर नई पार्टी बना सकता है। इसके लिए भी 54 विधायकों की मंजूरी चाहिए और 54 विधायकों को नई पार्टी में शामिल होना होगा, फिर वो नई पार्टी बना सकते हैं। तो ये 3 संभावनाएं हैं जो आपके सामने रख रही हैं। अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखाती हूं। ममता को विपक्ष जोड़ना था लेकिन साथ छोड़ गया अपना ही पक्ष। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि ममता बनर्जी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कहती आई, लेकिन वहां देखिए अपना ही घर बचा नहीं पा रही है, पार्टी टूटने वाली है। तो ऐसे में ये तस्वीरें बार बार सवाल खड़ा करती हैं कि जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठकें होती थी, ममता बनर्जी नदारद रहती थी। हार के बाद वो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की बात कहती रही, लेकिन पार्टी को एकजुट नहीं कर पाई। नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया था। सत्ता गंवाने के बाद दिल्ली घेरने की तैयारी में थी ममता बनर्जी। बैठक करके इंडिया अलायंस को मजबूत करने पर उनका जोर था। ममता ने कोलकाता में कई बार इसका ऐलान भी किया। अलायंस की बैठक से पहले अब ममता की पार्टी बिखर गई है। टीएमसी में टूट की खबरों से ममता बनर्जी को झटका लग गया है। इंडिया अलायंस में भी ममता बनर्जी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब ममता की टीएमसी विपक्ष की मजबूत पार्टी मानी जाती है। टीएमसी टूटने से ममता की दावेदारी विपक्ष में कमजोर पड़ी। 8 जून को दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हो सकती है और बैठक में पूर्व सीएम ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत हुई है और नेताओं पर हमलों का मुद्दा भी उठ सकता है।
इस बैठक में पूरा जोर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई पर रहेगा। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी पहले जितनी मजबूत रह पाएंगी? क्या टीएमसी टूटने का असर दिल्ली की बैठक में भी दिखेगा? क्योंकि जो जितना अपने राज्य में मजबूत है उतना ही वो गठबंधन में मजबूत है, और जो जितना कमजोर वो गठबंधन में भी कमजोर ही होगा। पिछली बार जब 2024 में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अलायंस छोड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है कि ममता के आने से मजबूती मिलेगी। पार्टी वो गठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि जैसे बिहार का रिजल्ट निकला बंगाल का, उसके बाद ममता जी ने पहला दिया कि मैं इंडिया गठबंधन की सहभागी हूँ, उसके अंदर मेरा भी है, तो वो मतलब इसके अंदर आएंगी। लेकिन समय समय पे कई बार व्यस्तता के कारण नहीं भी आएंगे तो उनका प्रतिनिधि कोई ना कोई रहता था, तो अभी वो खुद आ रही हैं तो अच्छी बात है, गठबंधन को और मजबूती मिलती है उससे। और अब बात करते हैं आज के एक और बड़ी खबर की। पटना में खान सर की कोचिंग सेंटर ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ और इसे लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इस वारदात से खान सर की कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र भड़क गए। गुस्साए छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर भड़क कर जमा हो गए। अब सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखा रही हूं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हंगामा हुआ, वहां पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद देखिए खान सर खुद वहां पहुंचे क्योंकि छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे, तो खान सर ने आके लोगों को समझाया बुझाया। ये तस्वीर देखिए। अब आपको दिखाती हूं, आपने देखी कैसे भीड़ जमा हो गई। कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद खान सर ने पढ़ाई रोक दी, तो खान सर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते हैं, लिहाजा हमले की वारदात से छात्रों में भी गुस्सा है। पढ़ाई बंद होने से भविष्य की चिंता है। ये देखिए कितनी बड़ी आप देख रहे हैं संख्या में छात्र वहां पर जमा है। वो नीचे इंतजार करते रहे, कोचिंग सेंटर बंद हो गया था और काफी हंगामा हुआ। ये तस्वीर देखिए, खान सर के समर्थन में पूरा का पूरा धड़ा छात्रों का उतर आया। वो खान सर के समर्थन में वहां नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वहां इस बात से भी नाराजगी थी कि कोचिंग सेंटर बंद हो गए। अब आपको बताती हूं कि हुआ क्या था, वो घटना क्या थी जिसके बाद ये हंगामा खड़ा हुआ। ये तस्वीर देखिए, यहां पर खान सर के कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमला हुआ जिसके बाद खान सर के कोचिंग सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस तस्वीर को चलाइए सर। ये तस्वीरें रात में आई, वहां खान सर के कोचिंग सेंटर पर देखिए लोग अपना चेहरा छुपाकर, कुछ ने चेहरा छुपाया हुआ है और कुछ आकर वहां पत्थरबाजी कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं है, आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो इस हमले को बेहतर समझेंगे। ये देखिए, वहां जो खान सर के कोचिंग सेंटर में पोस्टर्स लगे हुए थे उन्हें भी फाड़ दिया गया, उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। ये हमला हो रहा था खान सर के कोचिंग सेंटर पर। अब आप सोचेंगे कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला क्यों हो रहा है, आपको ये पूरी खबर बताती हूं। खान सर के जीएस कोचिंग सेंटर पर यह हमला हुआ। पटना के मुसलहपुर हाट में यह हमला हुआ। हमलावर झुंड में आए, अचानक हमला किया। हमले के वक्त ज्यादातर गार्ड घर जा चुके थे। हमलावरों को कोचिंग के बाहर गार्ड को पीटा गया, कोचिंग सेंटर पर पत्थर चलाए गए, गेट तोड़ दिया गया, गली में लगे खान सर के पोस्टर फाड़ दिए गए। हमले के समय खान सर कोचिंग सेंटर में ही थे, पुलिस भर्ती में कामयाब छात्रों का सम्मान कर रहे थे। अब खान सर ने कहा कि कोचिंग सेंटर को उड़ाने की धमकी भी दी गई, 2 दिन में कोचिंग सेंटर उड़ा देंगे, ऐसी धमकी मुझे मिली। हमले में दूसरे कोचिंग सेंटर्स के लोग भी शामिल हैं, ये खान सर ने कहा। ज्ञान बिंदु वालों ने हमला करवाया है। पुलिस ने हमले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर दिया। रोशन आनंद है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। अब रोशन आनंद बोले कि मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। इस पर खान सर बोले हैं कि फायरिंग हुई
फिर बयान से मुकर गए। अब सवाल यह भी उठता है कि वो बयान से क्यों मुकरे। लेकिन आपको तस्वीर दिखाती हूं, ये पूरा हंगामा हुआ, उसके बाद खान सर के कोचिंग सेंटर पर पुलिस पहुंच गई। ये देखिए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, पूरे इलाके पे एक तरह से उन्होंने दबिश दे दी, छानबीन शुरू कर दी, मामले की पड़ताल की गई। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे। अब खान सर का जो ये कोचिंग सेंटर है, यहां पर उसके बाद देखिए पुलिस की तैनाती कैसे की गई। अंदर से गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद आप देखेंगे जो अगली तस्वीर आएगी उसमें आपको सिर्फ वहां पुलिसकर्मी नजर आएंगे। खान सर के बाहर, कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया। तो वो भारी पुलिस बंदोबस्त ये देखिए, अब यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई क्योंकि हमले के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने आकर भी वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की घटना के बाद फोरेंसिक जांच करने के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची। अब आपको बताती हूं, कि कारोबारी होड़ विवाद की वजह बताई जा रही है। खान सर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर एक कैंपस में है, ये दोनों ही सेंटर, दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। पहले ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता, बाद में खान सर ने भी अपना कोचिंग सेंटर वहां खोल दिया। खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर में फीस बहुत कम रखी। खान सर के कोचिंग सेंटर में 99 रुपए से फीस शुरू होती है, 99 रुपए से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पढ़ाई यहां होती है। इससे ज्ञान बिंदु के कारोबार को नुकसान होने लगा। दोनों में रिजल्ट को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो गई। हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था और पुलिस भर्ती परीक्षा में 19,838 उम्मीदवार चुने गए। अब दोनों ने ज्यादा छात्रों की सफलता का दावा कर दिया। कई सफल छात्र ऐसे थे जिन पर दोनों ही दावा कर रहे थे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। दोनों संस्थानों में सफल छात्रों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। इसके लिए खान सर ने कुछ पोस्टर भी लगवाए थे। खान सर ने पोस्टर ज्ञान बिंदु के बोर्ड पर लगवा दिए। इससे माहौल बिगड़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई, पत्थरबाजी तक पहुंच गई। अब जरा सुनिए कि इस पर क्या कह रहे हैं खान सर और क्या कह रहे हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के लोग। हम लोग सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। लेकिन सबसे जरूरी है आपको उन छात्रों की बात सुनवाना जो वहां पर पहुंचे हुए थे और इस हंगामे के बाद बेहद नाराज थे। जरा सुनिए। के लिए बोलेबाजी बंद करे, दोनों टीचर हो या कोई टीचर एक दूसरे पे बोलेबाजी बंद करे। कोई टीचर खराब नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, सब अपने जगह पर अच्छा है। एक टीचर इतना क्रूर प्रवृत्ति का हो सकता है? कभी हो सकता है? आपको लगता है रोसर सर ये काम घटिया क्यों करवाएंगे? क्या इनसे कम फेमस? आप यहाँ पढ़, आप खान सर के यहाँ पढ़ते हैं? हम दोनों को हम गुरु मानते हैं, गुरु होते हैं। रोशन सर अलग नहीं है, खान सर अलग नहीं है, दोनों एक ही है, कोई बात नहीं है, दोनों से पढ़िएगा रिजल्ट होगा। लेकिन ये बात कहना गलत है। देखिए खान सर अपने हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मान इतना अफोर्डेबल प्राइसेस में इतने अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, उनको पढ़ करके हम लोग उन्हें सिलेक्शन की और नज़दीक बढ़ रहे हैं। वही जो ज़्यादा रिजल्ट हुआ ना है उसी के कारण हो सकता है। किसका रिजल्ट ज़्यादा होगा? बिहार पुलिस, मतलब वो दोनों बोल रहा है, मतलब वो बिहार पुलिस का रिजल्ट ज़्यादा, ये 12,000 वो 10,000 बोल रहा है। तो इसी चक्कर में हमें लग रहा है कि तीसरा आदमी कोई झगड़ा कोई और कर रहा है, पिसा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट लोग। कौन झगड़ा कर रहा है? झगड़ा अपने में कोचिंग वाला कर रहा है, सब लोग, हम लोग पिसा रहे हैं इसमें। आपको बताती हूं कि आखिर इस हमले को लेकर कारण क्या रहा है। आखिर कोचिंग सेंटर्स एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बने जा रहे हैं? कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए का है। साल 2030 तक ये तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। इस पर कब्जे के लिए गला काट प्रतियोगिता होती है। भ्रामक विज्ञापनों का खुलकर सहारा लिया जाता है।
देश के लगभग 30% छात्र ट्यूशन कोचिंग पर निर्भर हैं। छात्रों की पढ़ाई का 43% खर्च कोचिंग पर होता है। अब घरेलू बजट का तकरीबन 16% बजट कोचिंग पर खर्च होता है। कोचिंग पर सालाना औसतन खर्च करीब 13,000 रुपए। हायर सेकेंडरी पर यह खर्च 18,000 रुपए तक पहुंच जाता है। और देश भर में दिल्ली कोचिंग सेंटर्स का सबसे बड़ा केंद्र है। दिल्ली में हर साल कोचिंग के लिए 5 लाख छात्र पहुंचते हैं। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान का कोटा कोचिंग के मामले में दूसरे नंबर पर है और कोटा में हर साल देश भर से करीब 3 लाख बच्चे आते हैं। और कोचिंग के मामले में पटना, जहां पर यह घटना हुई है, तीसरे नंबर पर आता है। पटना में छोटे बड़े करीब 3,000 कोचिंग सेंटर्स हैं। हर साल पटना में करीब 2 लाख छात्र कोचिंग लेते हैं। पटना कोचिंग मार्केट का सालाना टर्नओवर तकरीबन 1500 करोड़ है। और ये जो बड़ा पैसा है वो भी एक वजह है कि कोचिंग सेंटर्स के बीच आपसी एक लड़ाई सामने आती है। लेकिन आज जो खान सर के कोचिंग सेंटर पे हुआ, उसके बाद सियासत भी गरमाई हुई है। जरा सुनिए। तो बिहार का चुनाव था, मेरे कोई मौका नहीं है, तो उन्होंने एक प्रचारित किया कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो अभी ये बिजनेस ट्राइबल है, तब भी उनको देखना चाहिए। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, तब भी उनको देखना चाहिए। तो जंगल राज अगर सही मायनों में है तो इस समय बिहार में जंगल राज। देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। कोचिंग के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं और कोचिंग सेंटर अगर एक दिन भी बंद हो तो उनके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान की मार पड़ती है। ये शिक्षकों को भी सोचना चाहिए। बहरहाल बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर एक भीषण अग्निकांड ने 21 लोगों की जान ली। सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितना? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता। कटर से काटे गई है, इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले। सख्त से सख्त कार्रवाई, केवल जांच ही नहीं, उनके खिलाफ होनी चाहिए। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। दिल्ली जलती रही और सिस्टम सोता रहा। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल फ्लोरिश में भीषण आग लग गई। 21 लोगों की जान चली गई। लेकिन इन 21 लोगों की जान जाने के पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की है। कौन है जिम्मेदार? आखिर इस तरह के अग्निकांड में लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसी तरह की घटना फिर से हो जाती है। बार बार इसी तरह का अग्निकांड हम क्यों देखते हैं? ये तस्वीरें आज फ्लोरिश होटल की सामने आई, जो आप देख रहे हैं। 21 लोगों की जान चली गई। एक होटल में 11 में से 8 लोग एक ही परिवार के थे। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा हो। ये तस्वीरें आई जिसमें विदेशी नागरिक भी शिकार हुए। धुएं का गुबार देखिए, पूरा चलाइए इसे फूल कर। 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, 8 की हालत क्रिटिकल है। दिल्ली के होटल में आज ये हुआ है, ये अग्निकांड जो आप देख रहे हैं। इस भीषण अग्निकांड की एक तस्वीर अब आपको दिखाने वाली हूं, जिससे आप खुद भी कांप जाएंगे। जब आग लगी है उसके बाद देखिए किस तरह से लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूं एक एक करके कितने लोग कूदे उस खिड़की से, सिर्फ इस आस में कि भले ही हाथ पैर टूट जाए लेकिन शायद जान बच जाए। खिड़कियां तोड़ी गई और लोग कूदते चले। एम्बुलेंस आई
अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। यहां पर लोगों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई और इधर देखिए जान बचाने के लिए कैसे एक विदेशी नागरिक छत पर चढ़ गया और कैसे बैग पकड़कर जान बचाने की कोशिश करता हुआ। ये जो लाल गोले में आप देख रहे हैं ये विदेशी नागरिक, क्योंकि इसमें विदेशियों की भी जान गई और वो कैसे छत पर है। जब आप लॉन्ग फ्रेम में देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कितनी ऊंचाई पर था ये व्यक्ति और वहां से देखिए कितनी ऊंचाई पर है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस काले धुएं के गुबार से कैसे छत को पार करके दूसरी तरफ जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। दिल्ली के मालवीय नगर के इस होटल में जब आग लगी तो कैसे वहां पर धीरे धीरे कर एक महिला कूद कर गई। उस महिला ने उस समय वो जिस अवस्था में थी, लोगों ने तुरंत जाकर उसके ऊपर कपड़े डाले, क्योंकि जिस तरह ये आग लगी किसी को कुछ पता ही नहीं चला और इस महिला ने वहां से कूदकर कैसे अपनी जान बचाने की कोशिश की है। ये तस्वीर देखिए। तो दिल्ली के मालवीय नगर के इस फ्लरिश होटल में ये भीषण आग लगी। होटल के रेस्टोरेंट में सुबह करीब 8:50 पर आग लगी। धीरे धीरे आग ऊपरी मंजिलों और बेसमेंट तक पहुंच गई। फायर टीम ने होटल से 37 लोगों को बाहर निकाला। आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई, 39 लोग घायल हैं, 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, 8 वेंटिलेटर पर हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में 7 विदेशी नागरिक शामिल हैं। आग बुझाने के दौरान दिल्ली पुलिस के 10 जवान घायल हो गए। यही पुलिसकर्मी सबसे पहले हादसे के बाद होटल पहुंचे थे और लोगों की जान बचाई है। तो ये हुआ आज दिल्ली में और जिस होटल में आज आग लगी वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जिस होटल में आग लगी इस वक्त मैं उसके बाहर खड़ा हूं। तस्वीर देखिए जरा, हिला देने वाली तस्वीर है। ऊपर से नीचे तक आप देखिए पूरी तरह होटल जलकर खाक हो चुका है। आग लगी नीचे आप देख रहे हैं जालियां काटी गई हैं, ये सब बंद थी। ये रेस्टोरेंट था, यहाँ खाना बन रहा था, दावा है खाना बन रहा था, जिसकी वजह से आग लगी और आग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई, आग की लपटें बढ़ती गई और आग का जो धुआं था वो ऊपर जाता रहा। लेकिन सवाल ये, नीचे लोग मौजूद थे, नीचे लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई, लोग झुलस गए। और जब आग ऊपर पहुंची तो सोचिए ऊपर लोग होटल में रह रहे थे। यहाँ इजाजत 6 कमरों की थी और 25 कमरे चल रहे थे। यहाँ मौजूद थे 40 से ज्यादा लोग, 21 लोगों की मौत हो गई है, ज्यादातर विदेशी। ऊपर देखिए आपको कांच टूटे नजर आ रहे हैं। ऊपर से जब लोगों में दहशत थी, कोई और विकल्प नहीं था, बाहर कैसे निकले, तो लोगों ने छलांग लगानी शुरू की। खिड़कियां तोड़ी हैं, खिड़कियां तोड़कर लोग नीचे गिरे। और देखिए आपको ये बताऊं कि इस होटल को 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे इसने बना लिए। होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस मिला था। दिल्ली सरकार की ओर से यह लाइसेंस जारी किया गया। होटल में 6 रूम बनाने थे, लेकिन होटल वालों ने 25 कमरे बना डाले। होटल के बेसमेंट में भी कमरे बनाए, जिसमें लोग फंस गए थे। अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था। तो सोचिए अगर आग लग जाए तो कैसी भगदड़ वहां मची हो। खुलासा हुआ कि होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। इस फ्लरिश होटल के मालिक का नाम लवकेश बजाज है और आग लगने वाले होटल में फिलहाल 3 पार्टनर हैं। इनके लोगों के कई और होटल और गेस्ट हाउस भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 6 कमरों वाला होटल कब 25 कमरों का बन गया और इतने सालों में किसी ने इस बात पर ना एतराज जताया, ना सरकार जागी, ना पुलिस जागी। और जब ये हादसा हो गया तब सब जागे और अब जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की होड़ लगी। जरा सुनिए वहां जब ये हादसा हुआ तो लोगों ने क्या बताया। ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता, ये सामने से। हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले हैं।
अच्छा हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले हैं सारे। 7 जने थे जो हमने निकाले हैं। खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद सीपीआर दिया है, 3 पेशेंट को मैंने सीपीआर देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे। कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे सीपीआर दिया है। अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, केवल एक ही रास्ता। हाँ, एक ही रास्ता है बस। और अब बात करती हूँ अवैध कब्जे की, जो कि योगी सरकार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि योगी सरकार में बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार ने अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। अब आपको 2 तस्वीरें सबसे पहले दिखाती हूँ। एक तस्वीर गाजियाबाद की, जहां अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया, और दूसरी तस्वीर वाराणसी की, जहां 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। तो सबसे पहले तस्वीर गाजियाबाद के डासना की, जहां एक मदरसे को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें आई। ये मदरसा 15 एकड़ में फैला हुआ था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने इसे खाली करने का आदेश दिया, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई तो मदरसे की इमारत ही गिरा दी गई। मदरसे के संचालक फारूक पर करीब 1.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। वो फिलहाल फरार है। अब दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका भी ध्यान रखा गया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार स्पष्ट संदेश दे रही है, वो माफिया पर क्रैकडाउन कर रही है, और माफिया को क्रैकडाउन के साथ साथ अवैध इमारतों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का पूरा एक मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के तहत एक संदेश देना चाह रही है कि 27 की जमीन यहीं से निकलने वाली, अगर अवैध अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। जिस तरह से मच्छर और माफिया वाली बात कल योगी आदित्यनाथ ने कही, उसे याद रखिए। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।